दोस्तों स्वागत है आपका इस स्पेशल सीरीज में जहां पर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं इंडिया के अलग अलग T20 वर्ल्ड कप कैंपेन्स के बारे में। तो ये इस सीरीज का तीसरा एपिसोड है। इससे पहले हमने 2 एपिसोड्स किए हैं जहां पर हमने 2007 का T20 वर्ल्ड कप कैंपेन और 2009 के T20 वर्ल्ड कप कैंपेन के बारे में बात की थी। उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्लीज उसे भी जाकर देखिए और ढेर सारा प्यार उस पर बरसाइए। तो आज शुरू करते हैं 2010 में कैसा रहा था भारत का सफर T20 वर्ल्ड कप में। हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मयंक और स्वागत है आपका क्रिकेट अड्डा पर। और अगर सबसे पहले तो यार आप नए आए हो ना, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नई सीरीज और नए अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। तो भाई इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कि 2010 में जब भारतीय टीम वेस्ट इंडीज पहुंची थी T20 वर्ल्ड कप खेलने, तो उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा था। अब इससे पहले हमने 2007 और 2009 पर चर्चा करी थी। 2007 में टीम इंडिया कैंपेन शानदार रहा था। साउथ अफ्रीका में जाकर हमने भारत का झंडा लहराया था और T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। लेकिन 2009 में हमारा सफर काफी खराब रहा था। लीग स्टेज में तो हम दोनों मैचेस जीत गए, लेकिन सुपर 8 में हम एक भी मैच नहीं जीत पाए थे, जिसकी वजह से हमारी टीम बाहर हो गई थी और नॉकआउट तक नहीं पहुंची थी। अब बात करते हैं 2010 की। 2010 का सफर और 2009 का सफर मैं कहूंगा बिल्कुल सामान्य रहा था, क्योंकि इस बार भी टीम इंडिया लीग स्टेज में अपने दोनों मैचेस जीत गई थी, लेकिन सुपर 8 में एक भी मुकाबला जीतने में असफल रही थी, जिसकी वजह से टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में भी काफी जल्दी बाहर हो गई थी। इस बार भी दिक्कत थोड़ी सी बराबर की थी कि आईपीएल के तुरंत बाद ही T20 वर्ल्ड कप शुरुआत कर दिया गया था। अब भाई साहब आईपीएल तुरंत खत्म हुआ है, प्लेयर सारे के सारे एग्जॉस्टेड हैं, आपने उस माहौल में रख दिया एक T20 वर्ल्ड कप। तो मुश्किलें बहुत थी। एमएस धोनी जो चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल जिता कर आ रहे थे, अब उनके कंधों पर यह दारोमदार था कि वो टीम इंडिया को फिर से T20 वर्ल्ड कप में फतेह करवाए। और इस बार भी ओपनिंग पेयर में थोड़े बदलाव किए। जहां 2009 में रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के ऊपर ओपनिंग का भार दिया गया था, 2010 में गौतम गंभीर के साथ ओपनिंग करने आए मुरली विजय। अब लीग स्टेज में इंडिया के साथ साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान को रखा गया था। पहला मुकाबला भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेला, जो कि बहुत आसानी से भारत ने जीत लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 20 ओवर में सिर्फ 115 रन बनाए, जहां नूर अली जदरान ने 48 गेंदों में 50 रन की पारी खेली। लेकिन उनके अलावा कोई भी दूसरा खिलाड़ी एक अच्छी पारी खेलने में असफल रहा। भारत की तरफ से प्रवीण कुमार ने 3 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट लिए, तो वहीं आशीष नेहरा ने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 3 विकेट लिए और जहीर खान और रविंद्र जडेजा को एक विकेट मिला। अब भारत को जीत के लिए काफी आसान टारगेट था 116 रनों का, और उसमें ओपनिंग करते हुए गौतम गंभीर और मुरली विजय में गौतम गंभीर काफी जल्दी आउट हो गए। 4 रन बनाकर वो पवेलियन लौट गए, लेकिन मुरली विजय ने 46 गेंदों में 48 रन की पारी खेली और मुकाबला जो है वो भारत बड़े आसानी से 15वें ओवर में ही 7 विकेट से जीत गई। अब भारत के लिए शुरुआत काफी अच्छी थी और अब उनका जो दूसरा मुकाबला था वो होना था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और उस मैच में भारत ने पहली बार T20 इंटरनेशनल्स में सेंचुरी देखी। जी हां, भारत की तरफ से पहला T20 इंटरनेशनल 100 इस मुकाबले में आया। सुरेश रायना ने 60 गेंदों में 101 रनों की पारी खेली और भारतीय टीम के स्कोर को 186 रनों तक पहुंचाया। 101 रन 60 गेंदों में, 9 चौके और 5 छक्के लगाए अपनी पारी में, और भाई साहब बिल्कुल कमाल ही कर दिया। अब उस मैच में यह था कि उस मैच में गौतम गंभीर अवेलेबल नहीं थे और उनकी जगह पर दिनेश कार्तिक ओपनिंग कर रहे थे। दिनेश कार्तिक और मुरली विजय साथ में ओपनिंग कर रहे थे। समझ रहे हो? जिनको समझना है वो समझ जाएंगे कि दिनेश कार्तिक और मुरली विजय के बीच में क्या हुआ था बाद में। हालांकि जब ये टूर्नामेंट हुआ था तब दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, दोनों तमिलनाडु के लिए एक साथ खेलते थे
और इस मैच में दोनों साथ में ओपन भी कर रहे थे। हालांकि मुरली विजय इस मैच में पहली गेंद पर आउट हो गए थे, लेकिन भाई सुरेश रायना ने इस मैच में बता दिया कि भाई T20 क्रिकेट में भी सेंचुरी लग सकती है, और 101 रन मारे 60 गेंदों में, कमाल कर दिया उस मैच में। और भारत ये मुकाबला केवल 14 रन से जीत गई। साउथ अफ्रीका की तरफ से जैक कैलिस ने शानदार 73 रन बनाए, लेकिन कमी हो गई यार, थोड़ी सी कम पड़ गई। तो भाई साहब भारत ने अपने ग्रुप स्टेज में दोनों के दोनों मैचेस जीत लिए, तो सुपर 8 में तो भारत क्वालिफाई कर गई, लेकिन फिर से सुपर 8 में बाकी अपोनेंट्स काफी टफ ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के साथ टीम इंडिया आ गई सुपर 8 के ग्रुप में। अब वहां पर उनका पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 184 रन बनाए 20 ओवर में। शेन वॉटसन और डेविड वार्नर ने ओपनिंग में ही बिल्कुल शानदार 104 रन जोड़े, जहां शेन वॉटसन ने 32 गेंदों में 54 रन बनाए, तो वहीं डेविड वार्नर ने 42 गेंदों में 72 रन बनाए। तो भाई साहब ऐसे करते करते ऑस्ट्रेलिया जो है वो 20 ओवर में 184 रन बनाने में सफल रहती है। अब इंडिया के पास टारगेट 185 का था, और उस समय में ना 185 का टारगेट बहुत बड़ा माना जाता था। उस समय का 185 का टारगेट मतलब आज की डेट में आप समझ लो 210-220 का टारगेट हो गया, जो आसानी से चेज नहीं होगा। इंडिया की बल्लेबाजी आई। अब इंडिया की बल्लेबाजी में रोहित शर्मा को छोड़ के कोई दूसरा प्लेयर 15 रन भी नहीं बना पाया। सेकेंड हाईएस्ट स्कोर हरभजन सिंह का था, जिन्होंने 13 रन बनाए। उसके अलावा पूरी की पूरी टीम सिंगल डिजिट पर आउट हो गई। भारतीय टीम 20 ओवर से पहले ही 18वें ओवर में ही 135 रन पर ऑल आउट हो गई, जहां रोहित शर्मा ने सिर्फ नाबाद 79 रन बनाए 46 गेंदों में, 4 चौके और 6 छक्कों की मदद से। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी को आड़े हाथों लिया, लेकिन भाई साहब अब बाकी कोई साथ ही ना दे तो अकेला खिलाड़ी कब तक चलेगा। और भारतीय टीम वो मुकाबला 49 रनों से हार गई। अब भारत के लिए बाकी 2 मुकाबले जीतने बहुत जरूरी थे, और अगला मुकाबला उनका हुआ वेस्ट इंडीज के साथ। वेस्ट इंडीज जो कि अपने होम ग्राउंड पर खेल रही थी, उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 169 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। क्रिस गेल जो कि कप्तानी कर रहे थे, उन्होंने शानदार 98 रनों की पारी खेली, सिर्फ 2 रन से चूक गए अपने शतक से, रन आउट हो गए बेचारे। सिर्फ 2 रन से अपने शतक से चूक गए, और उनकी पारी की बदौलत वेस्ट इंडीज 169 रन बनाने में कामयाब रही। अब भारत के लिए 170 रनों का टारगेट था। भारत को 20 ओवर में 170 रन बनाने थे, लेकिन भारतीय टीम वहां पर 20 ओवर में 9 विकेट खोकर सिर्फ 155 रन बना पाई, और 14 रनों से यह मुकाबला वेस्ट इंडीज जीत गई। भारत की तरफ से सुरेश रायना ने 32 रन बनाए, MS धोनी ने 29 रन बनाए, लेकिन अब भाई साहब इन स्कोर से काम चलने वाला था नहीं, बाकी किसी ने ज्यादा साथ दिया नहीं, और मुकाबला भारतीय टीम हार गई। अब ये दूसरी बार लगातार था जब भारतीय टीम सुपर 8 से बाहर हो चुकी थी। 2009 में भी हुए, 2010 में भी हुए, लेकिन एक मैच श्रीलंका के खिलाफ बाकी था, जहां पर थोड़ी सी इज्जत रखी जा सकती थी। अब वहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 163 रन बनाए, जहां सुरेश रायना ने 63 रन की एक शानदार पारी खेली, और गौतम गंभीर ने भी 41 रन बनाए दिनेश कार्तिक के साथ ओपनिंग करते हुए। लेकिन भाई श्रीलंका ने यह टारगेट चेज कर लिया। श्रीलंका ने 20 ओवर में 167 रन बना दिए और मुकाबला अपने नाम किया, और फिर से भारतीय टीम सुपर 8 में एक भी मुकाबला जीतने में असफल रही, और दूसरी बार लगातार इस टूर्नामेंट से नॉकआउट स्टेज के पहले ही बाहर हो गई। तो ये भी काफी डिसअपॉइंटिंग टूर्नामेंट रहा था भारतीय टीम के लिए, और जिस तरह से उनका इस टूर्नामेंट से एग्जिट हुआ, वो कहीं ना कहीं लोग बिल्कुल भूलना चाहेंगे कि भाई साहब एक भी मैच सुपर 8 में आप जीत नहीं पाए। आपके सामने ऑस्ट्रेलिया आई, वेस्ट इंडीज आई, श्रीलंका आई, और आप तीनों में से किसी एक को भी हरा नहीं पाए। हालांकि लीग स्टेज में इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखकर लोगों ने उम्मीद बहुत जताई थी कि भाई लीग स्टेज में एक सेंचुरी भी आ गई, सुरेश रैना ने सेंचुरी लगा दी, लेकिन उसके बाद सुपर 8 पूरी तरह से फ्लॉप शो रहा, और भारतीय टीम फिर से जल्दी बाहर हो गई। हालांकि ये टूर्नामेंट में आपको बता दूं कि इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट विकेट टेकिंग में
सेकेंड हाईएस्ट जो विकेट टेकर थे, जॉइंट सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर, वो थे स्टीवन स्मिथ। जी हाँ, आपको सुनकर हैरानी होगी कि भाई स्टीव स्मिथ तो बैट्समैन है, उन्होंने विकेट कैसे ली। तो आपको बता दूं कि स्टीव स्मिथ ने जब ऑस्ट्रेलिया टीम ज्वाइन की थी, और तब उन्होंने नई ज्वाइन ही करी थी, तो उन्होंने एज अ लेग स्पिनर ज्वाइन किया था टीम। वो कभी बल्लेबाज थे ही नहीं, उन्होंने ज्वाइन एज अ लेग स्पिनर किया था, लेकिन बाद में उनकी बल्लेबाजी में उन्होंने बहुत दिखाया, अपना पोटेंशियल दिखाया, जिसके बाद वो एक बल्लेबाज बन गया प्रॉपर। लेकिन उन्होंने शुरुआत एज ए लेग स्पिनर की थी, और उस टूर्नामेंट में उन्होंने 7 मैचेस में 11 विकेट लिए थे, जो कि जॉइंट सेकंड हाईएस्ट। तो भाई ये थी स्टीव स्मिथ की कहानी। और इस टूर्नामेंट में भाई साहब भारतीय टीम का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। अब इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंची थी, लेकिन सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने उन्हें मात दी, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल्स में इंग्लैंड को फेस किया, जहां पर इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और पहली बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया पॉल कॉलिंगवुड की कप्तानी में। तो ये थी T20 वर्ल्ड कप 2010 की टीम इंडिया की कैंपेन की कहानी। काफी डिसअपॉइंटिंग एंड था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ क्रिकेट इज अ अनप्रेडिक्टेबल गेम। कभी कोई टीम बहुत ऊपर होती है, कभी कोई टीम बहुत नीचे होती है। तो ये इंडियन टीम का काफी खराब फेज था, और T20 वर्ल्ड कप में दूसरी बार लगातार सुपर 8 से ही बाहर हो गए थे बिना कोई मैच जीते। 2009 में भी सुपर 8 में एक भी मैच नहीं जीते, 2010 में भी एक भी मैच नहीं जीते, तो काफी खराब एंड था। तो ये थी 2010 की कहानी। अब इस सीरीज के अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे 2012 की T20 वर्ल्ड कप की कहानी कैसी रही थी भारतीय टीम की। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, एंड हाँ, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि भाई साहब जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतना हमें अच्छा लगेगा, आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे। और हाँ, इस सीरीज को जरूर देखिएगा, इसकी बाकी दोनों एपिसोड्स की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, और हमारी और भी काफ़ी सारी सीरीज है, सबको चेकआउट करिएगा हमारे चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।